नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं स्वामित्व सिद्धांत के बारे में, अर्थात डिस्पोजिटर थियरी के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह का सटीक फलादेश करना हो तो स्वामित्व सिद्धांत को देखना अति आवश्यक होता है। स्वामित्व सिद्धांत क्या होता है तो भी सुनिए। कोई ग्रह एक राशि के अंदर बैठा हो और वो राशि का स्वामी शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, वो देखने को स्वामित्व सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मिथुन राशि में बैठा है और मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। ये बुध कन्या राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा है। फिर से कहूंगा, शुक्र मिथुन राशि में बैठा है, मिथुन राशि का स्वामी शुक्र उच्च का होकर बैठा है, तो यहां पे हम कहेंगे कि शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। और इसी शुक्र को नवमांश कुंडली में भी देखना है। मान लो कि ये शुक्र मकर राशि में बैठा है नवमांश कुंडली के अंदर, और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। ये तुला राशि के अंदर उच्च का है, तो शुक्र जन्म कुंडली के अंदर भी बलवान हुआ और शुक्र नवमांश कुंडली के अंदर भी बलवान हुआ। तो यहाँ पे स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे कि शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलेगा। और इसके अंदर मैं ये भी आपको बता दूं कि स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार जो स्वामित्व ग्रह होता है वो उस ग्रह का भी फल देता है जो ग्रह उसकी राशि में बैठा हो। स्वामित्व सिद्धांत का और एक नियम यह कहता है कि अगर जो ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी अगर बलवान हो तो वो स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार जो जो ग्रहों के ऊपर, जो जो भाव के ऊपर दृष्टि करेगा उनको भी प्रभावित करता है। आइए थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके सामने देखिए, मेरी खुद की कुंडली मैंने यहां पर बनाकर रखी है, धनु लग्न की कुंडली। और ये धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि चंद्र जो षष्ठम भाव के अंदर है, छठवें भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है। अभी चंद्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि चंद्र अष्टमाधिपति बनकर छठवें भाव के अंदर वृषभ राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा है। तो हमें इसके ऊपर स्वामित्व सिद्धांत लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? चंद्र उच्च का होकर वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। ये शुक्र चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो हम कहेंगे कि ये उच्च का चंद्र अपना शुभ फल दुगना कर देगा। क्यों? क्योंकि चंद्र खुद उच्च का है और चंद्र वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि का स्वामी भी उच्च का होकर मालव योग बना रहा है। तो दोनों यहाँ पे पावरफुल हो गए। और अगर गहराई से देखो तो अष्टमाधिपति चंद्र छठवें में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है। और आप देखिए, ये चंद्र के ऊपर लग्नाधिपति गुरु की भी नवम दृष्टि है। तो कितने सारे शुभ पॉइंट हो गए। अष्टमाधिपति चंद्र छठवें भाव के अंदर, यहाँ पे विपरीत राजयोग बन गया। दूसरे नंबर के अंदर लग्नाधिपति गुरु की नवम दृष्टि चंद्र पे, तो गज केसरी योग का फल हो गया। चंद्र वृषभ राशि में बैठा है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र उच्च का होकर मालव योग बना रहा है, तो यहाँ पे ये चंद्र अपना 3 गुना अच्छा फल देगा। अभी इसी चंद्र को हमें नवमांश कुंडली के अंदर भी देखना है। तो आप देखिए, यही चंद्र नवमांश कुंडली के अंदर मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। तो स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार ग्रह जो भी राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी बलवान हो तो इसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो नवमांश कुंडली के अंदर भी चंद्र मेष राशि में बैठा है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। ये दशम भाव में दिग्बली हो रहा है। ये मंगल यहाँ पे उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो हम कहेंगे कि चंद्र जन्म कुंडली के अंदर भी बलवान हुआ, नवमांश कुंडली में भी बलवान हुआ, और चंद्र को जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर स्वामित्व का बल प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये चंद्र
अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। चंद्र अपना तो फल देगा ही देगा, लेकिन चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर शुक्र का भी शुभ फल प्राप्त होगा। और यहाँ पे हम कहेंगे कि चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर मंगल का भी शुभ फल प्राप्त होगा। यह है स्वामित्व सिद्धांत। अभी हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूं कि मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि मेष राशि के अंदर यानी कि शत्रु राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। और ये जो शनि नीच का होकर मेष राशि में बैठा है, तो स्वामित्व सिद्धांत को चेक करते हैं तो जो मेष राशि का स्वामी मंगल है वो उच्च का हो गया और वो यहाँ पे दिग्बली भी हो रहा है और रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। तो हम कहेंगे कि ये शनि नीच का है, लेकिन उतना ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा जितना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी बलवान होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, दिग्बली बना रहा है। तो जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो शनि का अशुभ फल कम होगा और मंगल का शुभ फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार उसे मदद करेगा। अभी यही शनि को हमें नवमांश कुंडली में भी देखना होगा। तो ये देखिए, ये जो शनि है ये नवमांश कुंडली के अंदर भी सिंह राशि में बैठा है और यहाँ पे सूर्य खुद स्वग्रही है। तो यहाँ पे सूर्य जो है ये ज्यादा बलवान हो गया, तो यहाँ पे शनि को कमजोर कर देगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी शनि नीच का हो गया और उस जो राशि में बैठा है शत्रु राशि में वो बलवान हो गया। और यहाँ पे भी देखिए कि शनि शत्रु राशि में बैठा है और शत्रु बलवान हो गया। स्वामित्व सिद्धांत का एक नियम है कि अगर कोई ग्रह स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार अगर शत्रु राशि में बैठा हो और शत्रु बलवान हो तो फिर वो ग्रह अपना अशुभ फल नहीं दे पाता। और जितना भी हो सके उतना अगर जो सामने वाला ग्रह है शत्रु ग्रह वो बलवान होगा तो शनि की अशुभता को दबा देता है। ठीक, अभी हम लोग और एक नियम देखते हैं। इधर देखिए कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर है, यहाँ पे चौथे भाव के अंदर बुध नीच का होकर बैठा है। तो स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार बुध मीन राशि में नीच का है और मीन राशि का स्वामी गुरु वो भी नीच का है। तो बुध खुद नीच का है और बुध जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी भी नीच का है। तो यहाँ पे बुध का नीचत्वता और दुगना हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक नियम भी लागू पड़ता है कि शुक्र भी साथ में है तो नीच भंग राजयोग भी बनता है। तो यहाँ पे उसके वजह से थोड़ा बहुत उसे अच्छा फल मिलेगा। यही बुध को हम नवमांश कुंडली में भी देखेंगे। तो यहाँ पे भी बुध नीच का है और इसका जो स्वामी गुरु है नीच का है। तो स्वामित्व सिद्धांत का ये कहना है कि कोई ग्रह नीच का होकर कोई राशि में बैठा हो जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर और उन राशि का स्वामी भी अगर जो निर्बल हो तो वो ग्रह अपनी अशुभता की चरण सीमा पे पहुंच जाता है। तो ये हो गया स्वामित्व सिद्धांत। डिस्पोजिटर थियरी ये कहती है कि फलादेश करते समय जो डिस्पोजिटर ग्रह होता है, जो स्वामित्व वाला ग्रह होता है, वो उन ग्रहों का भी फल देता है जो उसकी राशि में बैठे हुए होते हैं। तो आइए मैं आपको और गहराई से बताने की कोशिश करूंगा। स्वामित्व सिद्धांत के 3-4 अलग अलग नियम हैं, जिसमें पहला नियम यह कहता है कि कोई ग्रह अगर अपनी मित्र राशि में बैठा हो जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर, अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर और नवमांश कुंडली के अंदर अपनी मित्र राशि में बैठा हो और वो ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर जो राशि में बैठा है उन राशि के स्वामी भी अगर बलवान होते हो तो ये ग्रह अपने शुभ फल की चरण सीमा को पार कर देता है। दूसरा नियम ये कहता है कि कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर और नवमांश कुंडली के अंदर शत्रु राशि में बैठा हो और जो राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी अगर बलवान होते हो तो फिर शत्रु ग्रह क्या करेगा, इस ग्रह को दबाएगा, परेशान करेगा और कमजोर कर देगा। तो उसके अशुभ फल को कम कर देगा और वो शुभ फल देने के लिए भी सक्षम कर देगा। ये भी देखा गया है। तीसरा एक नियम ऐसा है,
कि मान लो कोई ग्रह जो राशि में बैठा हो वहां पे नीच का हो, लेकिन उस राशि का स्वामी उच्च का हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि गुरु मकर राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, लेकिन मकर राशि का स्वामी शनि उच्च का है, तो ऐसी स्थिति में गुरु के अशुभ फल में कमी आ जाएगी। और अगर जो शनि और भी कोई राजयोग बनाता होगा तो ये गुरु की महादशा अंतरदशा के अंदर शनि अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और वो जो राशि में उच्च का हो रहा है वो राशि का स्वामी अगर नीच का होता है तो फिर ये उच्च का ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना दिख रहा है। तो उस ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्युंत दशा के अंदर उसके शुभ फल में काफी सारी कमी आ जाएगी। और उसके साथ साथ फिर हमें कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, वो ग्रह पाप कर्तरी योग में है या शुभ कर्तरी योग में है, उसकी डिग्री कितनी है, वो कितने अंश पे है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो सबका भी बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन इतना याद रखिए, स्वामित्व सिद्धांत ये कहता है कि जो भी ग्रह जो राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की स्थिति को भी देखना अति आवश्यक होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये मैंने जो आपको समझाया, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में आई हो, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।